हेलो बच्चों, आज हमारे 12th फिजिक्स चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल वो युक्ति है या वो डिवाइस है जो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित करती है। तो रासायनिक अपक्रिया से हमें कौन सी ऊर्जा मिली? रासायनिक ऊर्जा। और विद्युत धारा से कौन सी ऊर्जा मिलेगी? विद्युत ऊर्जा। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है उसे विद्युत सेल कहते हैं। अब सेल हमने पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल, वो कभी अलग से डिस्कशन करेंगे। अब सेल की संरचना क्या है? देखो कि यदि हमारे पास एक कोई पात्र है, इसमें एक विलयन भरा होता है, इस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघट्ट, क्योंकि अपक्रिया के द्वारा ये जो आपका इसका विलयन है, इसका जो यौगिक है उसका अपघटन होता है, जिससे हमें क्या होगी? करंट मिलेगी। तो ये आपका क्या है? विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड विलयन में डूबे होंगे। दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो विलयन में क्या है? डूबे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ठीक, ये आपके दो इलेक्ट्रोड, ये टर्मिनल है जहां पर वायर कनेक्ट करेंगे। अब इसमें इस रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये पॉइंट ए के सापेक्ष उच्च विभव पर होगा, अतः इसे प्लस से लिखेंगे। और ये दूसरा है जो विलयन में बिंदु बी के सापेक्ष निम्न विभव पर होगा। तो जो उच्च विभव पर है इसे बोलते हैं धनाग्र या एनोड, और जो निम्न विभव पर है, जो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष निम्न विभव पर होता है उसे कहते हैं आपका ऋणाग्र या कैथोड। ठीक, तो जब हम किसी भी बाह्य परिपथ को इन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभव का अंतर पैदा हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड उच्च विभव पर और दूसरा इलेक्ट्रोड निम्न विभव पर है। अतः आपके बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और कब तक होगी? जब तक ये विभवांतर बना रहेगा। और ये विभवांतर कब तक बना रहेगा? जब तक कि आपका पूरा विद्युत अपघट्ट है उसका उपयोग नहीं हो जाता। तो क्या है विद्युत सेल? विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बाह्य परिपथ में धारा को बनाए रखती है। तो हमने सेल के बारे में बताया। ठीक, अब सेल से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसे बोलेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, ये आपका क्या है कि आप बताओ कि यदि मैं यहाँ से कोई ये बल्ब है बना और इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ तो इसमें करंट कब फ्लो होगी? जब यहाँ विभवांतर होगा। यदि विभवांतर नहीं होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपका जो आवेश है उसको कौन चला रहा है? ये विभवांतर। ठीक, तो जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल ओपन सर्किट में, करंट नहीं ले रहे हो, जब सेल ओपन सर्किट में हो या खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम ई से लिखें। ठीक, तो क्या है विद्युत वाहक बल की परिभाषा? जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, ये फोर्स नहीं है, विभवांतर है। अतः विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होगा, न्यूटन नहीं है कहीं। ठीक, तो ये तो हो गया विद्युत वाहक बल। या यूं कह सकते हैं कि आप देखिए इकाई धनावेश को पूर्ण परिपथ में, सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में चक्कर लगाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, क्योंकि विभवांतर क्या होता है? इकाई धनावेश को ले जाने में क्या गया? कार्य। ठीक, तो विभवांतर को हम उसके रूप में परिभाषित करते हैं, इकाई धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य में। तो सेल द्वारा इकाई धनावेश को
परिपथ में संपूर्ण चक्र, सेल सहित परिपथ में संपूर्ण चक्र लगाने में जो कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो दो में से कोई भी परिभाषा दे सकते। याद रखना, परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। पहले नंबर है, या तो ये कहे कि जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही हो तब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अथवा सेल द्वारा इकाई धनावेश को परिपथ संपूर्ण बंद परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब है दूसरा टर्मिनल वोल्टता। दूसरा वर्ड है टर्मिनल वोल्टता। ये क्या होती है भाई, इसको लिखेंगे V से। तो विद्युत वाहक में सेल क्या था, खुले परिपथ में। अब क्या है, सेल जब बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो तब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। खुले परिपथ में हो तो विभवांतर कहलाएगा विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से करंट फ्लो हो रही है तो विभवांतर कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। अब आप सोच रहे होंगे कि सब इसमें अंतर क्यों आ गया। देखिए, जब सेल से हम करंट लेते हैं और धारा प्रवाहित होती है तो आयन्स इस विलयन के अंदर गति करेंगे, और विलयन के अंदर जब गति करेंगे तो आयनों में विलयन का गोल एक बाधा उत्पन्न करेगा, और वो बाधा या रुकावट है वो क्या करेगा, यहाँ एक प्रतिरोध पैदा कर, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो नया वर्ड आया हमारे पास, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। स्मॉल आर, सेल का विलयन या विद्युत अपघट्य आयनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है या जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अतः जब सेल से धारा लेते हैं तो इस प्रतिरोध पर ओम के नियमानुसार कुछ वोल्टेज खर्च हो जाती है। अतः जितना विभवांतर खुले परिपथ में था उतने हमें बाहर नहीं मिलता, क्योंकि कुछ वोल्टेज सेल अपने अंदर खर्च कर लेता है। अतः विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से थोड़ा अधिक होगा। खुले परिपथ में है, सेल से करंट नहीं ले रहे हैं तो विभवांतर कुछ अधिक होगा, और जो धारा लेंगे तो बाहर उतनी वोल्टेज नहीं मिलेगी जितनी खुली परिपथ में थी, क्योंकि कुछ वोल्टेज सेल अपने अंदर खर्च कर लेता है आंतरिक प्रतिरोध पर। ठीक, तो आपका विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आप सोच रहे होंगे सब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो इसको याद करने का तरीका है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रोपोर्शनल होता है CID अपॉन AT। इन बातों पर निर्भर करता है। C मीन्स कंसंट्रेशन, सांद्रता, I मीन्स करंट, D मीन्स डिस्टेंस, A मीन्स एरिया, T मीन्स टेम्परेचर। ठीक, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, गोल की सांद्रता पर, सेल से प्रवाहित धारा पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रोडों के विलयन में डूबे, जो विलयन में डूब रहा है, विलयन में डूबे क्षेत्रफल पर, और सेल के विलयन के ताप पर। अब देखो सांद्रता पर क्या होगा, जब आपके विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, गोल गाढ़ा होगा तो आयनों का प्रवाह में ज्यादा रुकावट होगी, अतः आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। धारा पर, यदि सेल से आप ज्यादा धारा ले रहे हो तो उस स्थिति में आपके आयनों का ज्यादा प्रवाह होगा, अतः आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। अतः हमारा बोर्ड में प्रैक्टिकल है, उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका औसत नहीं लेते हैं, हम ये लिखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने ओम से इतने ओम के बीच परिवर्तित होता है। कारण, क्योंकि धारा बदलेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी बदल जाता है। दूसरा डिस्टेंस, इलेक्ट्रोडों के बीच जितनी अधिक दूरी होगी आपके आयनों को उतनी अधिक दूरी विलयन में चलनी पड़ेगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अतः इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, आप देखिए विलयन के अंदर इलेक्ट्रोडों का जितना अधिक क्षेत्रफल डूबा रहेगा वह रासायनिक क्रिया सुविधाजनक तरीके से होगी, अतः प्रतिरोध घटेगा। अतः विलयन में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और ताप बढ़ता है
अब भी आपके आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी ये क्या होगी, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। हमने क्या क्या पढ़ लिया, विद्युत वाहक किसे कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। यदि हम आदर्श सेल की बात करें तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य माना जाता है। आदर्श वो चीज होती है जो कल्पना की जाती है, प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य माना जाता है। अब हम इसमें ई में, वी और आर तीनों में हम रिलेशन स्थापित करते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। अब देखिए बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल वोल्टता वी एवं आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत होगा प्रैक्टिकल में भी और यहाँ भी, इसलिए ध्यान से समझो। देखिए हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई का मतलब जब सेल खुले परिपथ में हो तो इसके सिरों के बीच विभवांतर। ठीक, आर क्या है, स्मॉल आर, इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, सेल को एक बॉक्स में बंद करेंगे और उसके साथ एक प्रतिरोध दिखाएंगे, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और ये हम इस सेल के साथ बाहर से एक लोड प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। अब देखो, सेल से एक धारा माना आई प्रवाहित होगी तो ओम के नियम अनुसार यहाँ कितनी वोल्टेज मिलेगी, V बराबर आई आर। तो बाहर कितनी मिली, V, तो ये कहलाती है टर्मिनल वोल्टता। तो ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। सेल की कुल वोल्टेज कितनी है, E। अब E होता क्या है, E की परिभाषा देखो, किस इकाई धनावेश को परिपथ में संपूर्ण चक्कर लगाने में जो ऊर्जा दी जाती है, सेल द्वारा इकाई आवेश को परिपथ में एक चक्कर पूर्ण करने में जो ऊर्जा दी जाएगी वो सेल का क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। अब ऊर्जा न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार। तो भाई ऊर्जा कहाँ काम आ रही है, भी ऊर्जा एक तो यहाँ काम आ गई और एक इस पर। तो इस पर कितनी होगी, इस पर खर्च होगी ओम के नियम अनुसार आई गुणा स्मॉल आर। तो बताओ कुल ऊर्जा कितनी थी, ई। इकाई आवेश को ले जाने में कुल ऊर्जा कितनी खर्च की सेल ने, इकाई आवेश को ले जाने में, अर्थात कूलाम। अब क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। इसी को तो हम वोल्ट बोलते हैं, इसलिए क्या है, केवल जूल नहीं है, जूल प्रति कूलाम इकाई आवेश को ले जाने में कार्य है। तो इकाई आवेश को ले जाने में सेल टोटल वर्क कितना कर रहा है, वो ई कर रहा है, या टोटल ऊर्जा कितनी दे रहा है, ई दे रहा है। भाई ये ऊर्जा गई कहाँ, ऊर्जा यहाँ पर खर्च हुई और यहाँ पर, तो यहाँ कितनी खर्च हुई, आई आर, और यहाँ खर्च कितनी हुई, प्लस आई स्मॉल आर। भाई ये तो होगा ही होगा। तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर हुआ, लोड प्रतिरोध पर खर्च ऊर्जा, अर्थात सेल की टर्मिनल वोल्टता प्लस क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध पर खर्च ऊर्जा आई गुणा स्मॉल आर, या ई बराबर आई कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर को लिख लो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या आई बराबर क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। इसे सेल का धारा समीकरण कहते हैं, सेल का धारा समीकरण है, यह सेल का धारा समीकरण है। याद होना चाहिए पक्का, जब भी कुछ मैं बोलूंगा सेल का धारा समीकरण, दिमाग में देखो परिपथ में कुल वोल्टेज कितनी प्रोवाइड हो रही है, ई कुल वोल्टेज बटा कुल प्रतिरोध, क्योंकि ये प्रतिरोध समीकरण में जुड़ गए, तो जुड़ गए दोनों, तो याद रखना आसान है। सेल का विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल अवरोध, तो कुल अवरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिरोध। तो याद हो जाना चाहिए सबको, सेल का धारा समीकरण आई बराबर विद्युत वाहक बल बटा आंतरिक प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिरोध, ये आपका सेल का धारा समीकरण आ गया। और आगे चलते हैं, आप देखिए अब सेल का धारा समीकरण आने के बाद हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। ठीक, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालते हैं, धारा का निकाल लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो तो हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई गुणा स्मॉल आर, इस टर्म को इधर ले जाएं
बराबर ई माइनस आई आर, और आर बराबर क्या हो गया ई माइनस आई आर, और बटे में क्या हो गया आई। ठीक, अब आई आर बराबर वापस लिख दें वी टर्मिनल वोल्टा, क्या लिख दें टर्मिनल वोल्टा। तो आई आर की जगह क्या लिख दूं वी, तो बोलो आई आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया ई माइनस आई आर की जगह क्या लिख दूं, देखो आई आर की जगह लिख दिया वी, और आई की जगह क्या हो जाएगा आर बदल लो वी बटा आर, या मान रख दे, हो गया। आपका ये समीकरण भी लिख सकते हैं, बाकी इसकी बजाय इसको याद करो, आपका आई आर बराबर वी, तो आपका आई की जगह लिख सकते हो वी बटा आर, धारा बटा दो, तो बताओ आर बराबर ई माइनस वी बटा वी गुणा आर। ये आपका फॉर्मूला जो प्रैक्टिकल करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसमें काम आएगा ये फॉर्मूला। तो ये आपके आंतरिक प्रतिरोध का ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या R बराबर E माइनस वी बटा वी गुणा कैपिटल R, विद्युत भाग बल माइनस टर्मिनल लोड था बटा टर्मिनल लोड था गुणा लोड प्रतिरोध। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला गया। ठीक, अब हम बात करते हैं टर्मिनल लोड तक की। तो ये फॉर्मूला ये बॉक्स वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और आगे चलते हैं, देखो फिर पुनः समीकरण एक से, पुनः समीकरण एक से आपका मेन समीकरण ये है, इससे जो चाहो वो निकाल सकते हो। देखिए E बराबर आई आर को लिख दें आई आर प्लस आई स्मॉल आर, E बराबर ये होगी टर्मिनल वोल्टता प्लस आई आर, तो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला V बराबर E माइनस आई आर, सेल का विद्युत भाग बल माइनस आंतरिक प्रतिरोध पर खर्च वोल्टेज, ये किसका, ये टर्मिनल वोल्टता का समीकरण है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और ये नंबर 5 ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम क्या करें, ये तो ठीक है, ये जब ये समीकरण तब सही है जब हम सेल से धारा ले रहे हैं, नहीं कई जगह हम सेल की चार्जिंग और करते हैं, जो द्वितीयक सेल होते हैं उनकी सेल की चार्जिंग करते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा, यदि यहाँ पर लोड की बजाय आपके लोड की बजाय क्या जोड़ दें बैटरी चार्जर, तो अब क्या हुआ, पहले हम क्या कर रहे थे सेल से धारा ले रहे थे, तो अब क्या हुआ भाई, मैंने 20 वोल्ट का बैटरी चार्जर दे दिया, जोड़ दिया, तो अब करंट उल्टी हुई, इधर आ गई करंट की दिशा बदल गई, पहले इधर थी अब इधर, अब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो कुल वोल्टेज कितने दे रहे हैं V, वो कहाँ का काम आ रही है, एक तो E बन रहा है प्लस IR। ये समीकरण का काम लेंगे नंबर 6, जब सेल की चार्जिंग हो रही है। ध्यान रखना ये एक स्पेशल केस है, हम मुख्यतः इसी समीकरण का काम लेंगे क्योंकि सेल से हम करंट लेते हैं, लेकिन कई बार आपसे वाइवा में पूछ ले या कहीं आए तो सेल की चार्जिंग हो तो V बराबर E प्लस IR, फिर टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। कब, जब सेल की चार्जिंग हो रही है और सेल से धारा ले रहे हैं तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से अधिक होगा। सामान्यतः हम सेल से करंट लेते हैं, तो यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं वो है सेल से धारा लेने की। एक स्पेशल फॉर्मूला है कि जब सेल की चार्जिंग की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टता अधिक होगी, V बराबर E प्लस IR, और सीधा सा ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में कितने का अंतर होता है, I स्मॉल r का। यदि टर्मिनल वोल्टता अधिक हो कब होगी, जब सेल की चार्जिंग हो रही है तो V बराबर E प्लस IR, और जब आपकी टर्मिनल वोल्टता कम हो तो घटा दो E माइनस IR। भाई V अधिक हो तो E प्लस IR, कम हो तो V बराबर E माइनस IR। कम कब होगी, जब सेल से धारा लेंगे, और अधिक कब होगी, जब सेल को धारा देंगे, चार्जिंग होगी सेल की। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इनकी संरचनाएं क्या है, उसके बाद विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, सेल का धारा समीकरण क्या था, धारा समीकरण
आई बराबर बोलो ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी बटा वी कोष्टक बंद गुणा में कैपिटल आर। और टर्मिनल का समीकरण V बराबर ई माइनस आई आर। जब सेल से धारा ले रहे हैं और यदि सेल की चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर V बराबर हो जाएगा ई प्लस आई आर। अब हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, जिस हमने अर्थात हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी और समांतर क्रम, फिर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया, श्रेणी और समांतर क्रम। अब पढ़ेंगे सेलों का संयोजन कि एक या एक से दो या दो से अधिक सेलों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन करें तो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, और कब कौन सा संयोजन अधिक उपयोगी होगा। थैंक यू बच्चों।